एक परीक्षा नहीं है, ये एक मन का खेल है और इस खेल में जीत उन्हीं की होती है जिनका दिमाग शांत और लक्ष्य पक्का होता है। आईएएस जैन में आपका स्वागत है। यहाँ हम सीखेंगे सफलता का शांत फार्मूला क्या है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रमाकांत है और ये है आईएएस जैन। इस चैनल में हम यूपीएससी की तैयारी को एक अलग नज़रिए से देखेंगे, जहां मेहनत होगी लेकिन बिना तनाव के, जहां हर दिन आप फोकस्ड, कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड रहेंगे। तो चलिए अब इस सफ़र का शुरुआत करते हैं। तो इसमें देखेंगे पहले लेक्चर में हम लोग, अगर देखा जाए ये लेक्चर उनके लिए है जो एकदम शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल जीरो से, या आप पुराने हैं और एक फ्रेश स्ट्रेटजी चाह रहे हैं जिससे हम सक्सेस हो जाएं, तो आपका स्वागत है। अब इस स्ट्रेटजी में देखा जाए, सबसे पहला है कि हम 5 बातों पे यहाँ फोकस करेंगे, 5 बातों पे मेनली। अब इसमें देखा जाए, सबसे पहला टीयर ऑफ एग्ज़ाम, कितने टीयर में एग्ज़ाम होते हैं उस पर। दूसरा सिलेबस हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फिर हम 12 मंथ का एक अच्छा सा प्लान बताएंगे। अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा तो आप उसे फॉलो करिएगा। कुछ उसमें आप मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं जिससे आपको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद डेली स्टडी टाइम क्या होना चाहिए, आइडियल स्टडी टाइम जितना आप कर सकते हैं उसके लिए। फिर यहाँ पे कुछ कॉमन आप मिस्टेक करते हैं तैयारी के दौरान, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे आते हैं, टीयर ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा आपको पता होगा या आप नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए यूपीएससी परीक्षा जो है वो 3 टीयर में लिया जाता है। सबसे पहला प्रीलिम्स परीक्षा होता है जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट देखा जाए 2 पेपर होता है और 1 दिन का एग्ज़ाम होता है। 2 पेपर होता है और 1 डे एग्ज़ाम होता है बेसिकली। सबसे पहला पेपर फर्स्ट जीएस होता है, इसमें हम सिलेबस की बात करेंगे आगे, और 200 मार्क का होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं और नहीं जानते हैं तब यहाँ पे जान सकते हैं। जो मेरिट होता है यानी कि क्वालिफ़िकेशन, यही पेपर हमारा क्या करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, जीएस। उसके बाद पेपर सेकंड जो होता है सीसेट होता है, और ये 200 मार्क का होता है। इसमें क्वालिफ़िकेशन किया गया है कुछ इशू की वजह से। ठीक है, जिससे मतलब 33% मिनिमम मार्क इसमें होना चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, तभी आप क्वालिफाई हो सकते हैं, नहीं तो इसमें आप कितना भी ला के कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे टीयर जो एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है सेकंड। ठीक है, मेन एग्ज़ाम में देखा जाए यहाँ पे भी क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जो 600 नंबर के होते हैं। ठीक है, और मेरिट वाले पेपर 1750 मार्क का होता है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें देखा जाए पेपर 1A कह सकते हैं, यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज होता है 300 नंबर का, एक क्वालिफाइंग होता है। और पेपर बी इंग्लिश होता है। ठीक है, ये 300 का होता है। और बाकी जो मेरिट वाले पेपर होते हैं 1750, 1750 मार्क का, वो सबसे पहला एसए होता है 250 का, GS1 होता है 250 का, GS2 होता है 250 का, GS3 होता है 250 का, GS4 होता है 250 का। ऑप्शनल पेपर यहाँ पे 500 का होता है 2 पेपर में। उसके बाद अगर आप ए क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेरिट में जाते हैं स्कोर के बेस पे। तो उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू होता है, अगर उसमें हो गए तो आप उसके बाद फाइनल आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डिटेल में यूपीएससी प्रीलिम में क्या सिलेबस है। ठीक है, और पिछले 5 सालों पास्ट 5 ईयर में कितना कट ऑफ गया था, किस तरह से कट ऑफ गया था, वो सब बातें करेंगे हर कैटेगरी का इसमें। ठीक है, सबसे पहला देखा जाए, आप जानते हैं जब हम यहाँ पे पेपर वाइज स्टडी करेंगे तो आपको कंप्लीट फिर से सिलेबस का डिस्कस करेंगे। अभी देखा जाए एक ओवरव्यू है, तो यहाँ पे करंट इवेंट आता है, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि जब भी यूपीएससी का आप स्टडी कर रहे हो तो आपको करंट इवेंट बहुत ध्यान में रखना है। और देखा जाए कंटेम्प्रेरी जो हैं इशू और पुराने इशू से, क्लासिकल स्टैटिक इशू से आप कोरिलेट करके स्टडी करेंगे। उसके बाद देखा जाए सेकंड है
हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट है। उसके बाद इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी होता है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक इसमें आता है। इंडियन पॉलिटी यानी कि गवर्नेंस यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और राइट, ये सब आते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जिसे हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आता है इसमें, पॉवर्टी और डेमोग्राफी ये सब दिया गया है सिलेबस में। इन्वायरमेंटल यानी कि इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी आजकल का बहुत फेमस पार्ट होता है, क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। और यहाँ पे जनरल इशू जो इसके रहते हैं, इसमें सब क्वेश्चन ज़्यादातर कंटेम्प्रेरी जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। उसके बाद जनरल साइंस थोड़ा सा, इसमें साइंस टेक भी आ जाता है सारा कुछ, ठीक है। ये बेसिकली देखा जाए एक ब्रीफ में हमने यहाँ पे जनरल स्टडी पेपर 1 और प्रीलिम्स का यहाँ पे सिलेबस बताया। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, दूसरा पेपर जो क्वालिफाइंग मार्क का था, 33% इसमें मिनिमम मार्क रिक्वायर होता है और ये भी 200 मार्क का होता है। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसमें कंप्रहेंशन आता है आपका, इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल आता है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी आता है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, और जनरल मेंटल एबिलिटी होता है, बेसिक और न्यूमेरिकल, मतलब कि आपको 10 क्लास तक के ये सब चीज़ें आते हैं। अब देखा जाए ज़रूरी है जब तैयारी आप स्टार्ट कर रहे हैं या पहले भी कर चुके होंगे, तो आपको ये जानना कि कट ऑफ किस बेस पे कितना रहता है, हम कितना स्कोर कर लेंगे तो हम प्रीलिम्स क्या होते हैं क्वालिफाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 2025 का जो एक तरह से यहाँ पे ओवरव्यू है कट ऑफ जो अभी पेपर हुआ था, तो यहाँ पे जनरल का देखा जाए एस्टिमेटेड है, मतलब कि आपका इतना, ठीक है। ओबीसी का है इतना, ठीक है, लगभग बराबर ही है, थोड़ा बहुत है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है 71.60 से 77.81, ठीक है। और उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और APWBD है, PWBD2 है, ये सब कट ऑफ आप देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का ये रहता है जनरल और ओबीसी और SC ST का रहता है, ये बहुत कम लोग होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए ये हम 5 ईयर प्रीवियस का जो है कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, और इसमें देखा जाए इसमें भी सारे वही दिए हैं। अब देखा जाए अभी यहाँ पे जो हमने जनरल का देखा था ये था, ठीक है, थोड़ा सा पिछले बार पेपर टफ था, तो यहाँ पे देखा जाए आपका 2024 में 18.98 गया था, और ओबीसी का 87.98, और इसमें 87.28, और SC का है, ST का है, EWS का है, ये आप देख सकते हैं। और 2023 का वो 75.41, ठीक है, 74 इस तरह से गया था। 2022 में यहाँ पे 88.22 और ये आपका गया था, ये आप एनालिसिस कर सकते हैं, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा किस तरह से यहाँ पे चेंजेज हो रहा है। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है, ग्राफ कभी पेपर जैसे टफ आ जाता है तो थोड़ा सा नंबर गिर जाता है, नहीं तो आपका ये देखा जाए यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं Tier 2 में, जो UPSC मेन सिलेबस है, और ये देखा जाए अगर हम Tier 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो Tier 2 यानी कि मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखा जाए मेंस के लिए आपको जब पढ़ाई करना है तो आप देखा जाए सबसे पहले क्वालिफाइंग मार्क है, और इसका स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, 12 ईयर का पूरा प्लान बताएंगे आपको किस तरह से स्टडी करना है। अब देखा 600 मार्क का है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। 300 इंडियन लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गया, इस तरह से इंग्लिश यहाँ पे 300 का। उसके बाद मेरिट वाले पेपर हैं, इसमें मेरिट वाले 4 GS के पेपर होते हैं, 4 GS के पेपर होते हैं, और 250 के होते हैं, और ऐसे यहाँ पे 250 का होता है, और ऑप्शनल पेपर 250 यानी कि 2 पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल पेपर होता है, ठीक है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, 2 उसके पेपर होते हैं, 500 उसका वेटेज होता है। अब यहाँ पे देखा जाए हम जनरल स्टडी का जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, लेकिन हम लोग जब स्टडी करते हैं तो जैसे बुक हमारे पास अवेलेबल रहता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे आप देखा जाए GS1 में आपको बहुत सारी चीज़ें रखा गया है, जैसे देखा जाए इंडियन हेरिटेज और कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, सोसाइटी, ये सब दिया है। इसका हम जब आपको GS
मेंस का स्टडी कराएंगे तो आपको इस पेपर के अकॉर्डिंग होगा। प्रीलिम्स का यानी कि जब हम फाउंडेशन करेंगे तब आप थोड़ा सा बुक के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल स्टडी पेपर 2 यानी कि जीएस पेपर 2, तो ये भी 250 मार्क का इक्वल ही है। गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी और सोशल जस्टिस इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी इसमें आता है। अगर जनरल स्टडी पेपर 3 देखा जाए 250 मार्क का ये भी होता है, ठीक है। और इसमें साइंस टेक होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ जाता है, इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी भी आ जाता है। जनरल स्टडी पेपर 4 जो है इथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड होता है, ये आता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट देखा जाए जो आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, 500 का होगा ये अपने अकॉर्डिंग, यानी कि टोटल जो रिटर्न मेन मार्क है। और देखा जाए बेसिकली जो मेरिट वाले हैं यानी कि 600 इसमें से हटा के सॉरी इसमें से नहीं हटा के इसको मतलब जो मेरिट वाले हैं 1750 होता है, और प्लस कह सकते हैं 600 जो आप लैंग्वेज वाला पेपर 300 देखें, ठीक है। अब आते हैं पुराने कट ऑफ कैसा गया था, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे जनरल ओवरव्यू लेंगे हम अपने स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए 5 ईयर का कट ऑफ हम दे रहे हैं, तो अभी 2025 का नहीं हुआ है तो उसका तो आएगा नहीं, तो हम 2024 तक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 2000 ये कट ऑफ मेन का है 2020 का, और इसमें जनरल का कट ऑफ गया था 736 736 गया था। EWS का 687 गया, OBC का 698 गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली गया SC का 680 गया था और ST का 682 गया था, ये आप देख सकते हैं PW वगैरह, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए जनरल स्टडी, ये देखा जाए जनरल के लिए ये फाइनल कट ऑफ है, यानी कि इंटरव्यू को लेके अगर देखा जाए यहाँ पे ये 736 था उसी ईयर का यहाँ पे, यानी कि आपका जो इंटरव्यू होता है 275 का, तो इसमें आप ऐड कर लीजिए जितना मिला होगा, यानी कि कट ऑफ तो यहाँ पे 9 यानी कि 1000 से नीचे ही है कट ऑफ 1000 से, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए EWS का यही गया है, OBC का गया है। इस तरह से आप और एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखा जाए उसी तरह से हमने यहाँ पे 2021 का दिया था मेन कट ऑफ का। अब यहाँ पे देखा जाए 2020 में 736 था जनरल का, और यहाँ पे देखा जाए 745 गया। और इसी तरह से इसमें आप EWS, OBC, SC, ST का सारा आप एनालिसिस कर सकते हैं या देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया। उसके बाद UPSC मतलब 2021 का जो फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पे बेसिकली ये पूरा नंबर कितना है 2025 दिया है, इतना होता है इंटरव्यू मिला के, ठीक है। तो वो जो क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पे ऐड नहीं है वो अलग रहता है। तो जनरल यहाँ पे देखा जाए 953 गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 953 गया है, तो यहाँ पे देखा जाए कि ये बेसिकली फाइनल कट ऑफ है और ये भी 1000 से नीचे ही गया है। और यहाँ पे 2022 का देखा जाए तो ये मेन कट ऑफ है 748, यानी कि 800 के करीब हमारे पास अगर हम मेन में पा रहे हैं कट ऑफ, तो हमारा एक तरह से नैया पार है कह सकते हैं। उसके बाद देखा जाए आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ पे 900 यानी कि 1000 के आसपास होना चाहिए हमारा नंबर, कहने का मतलब ये कट ऑफ ये 960 यानी कि देख सकते हैं इसके नीचे ही सब है। उसके बाद 2023 का भी देखा जाए मेन कट ऑफ है और ये बेसिकली 741 और वगैरह ये दिया है। आप EWS, OBC और SC ST का सब देख सकते हैं। यहाँ पे भी वही कहानी है कि मतलब अगर 1000 आप पाते हैं तो फाइनल कट ऑफ यानी कि IS बन सकते हैं, अगर 1000 नंबर आप पा रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू लेके। यानी कि आप 800 पा रहे हैं तो आप बेसिकली कह सकते हैं हम कट ऑफ के अंदर हैं, यानी कि हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस सब का देख सकते हैं। उसके बाद 2024 का आते हैं, यहाँ भी 729 गया है और EWS का 696 है और OBC का 702 है और SC ST ये सब गया है। उसी तरह से देखा जाए यहाँ पे भी वही कहानी 1000 से अभी तक कोई कट ऑफ पार नहीं गया है, कहने का मतलब ये है जो हम 5 साल का यहाँ पे एनालिसिस किए। उसके बाद आते हैं हम फाइनल ये चीज़ कि अब UPSC जैसे
2026 का कैलेंडर भी आ गया, अगस्त में आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ देखा जाए रिजर्व ये मतलब डेट है यूपीएससी के लिए इसमें एग्ज़ाम। अब यहाँ पे देखा जाए बेसिकली ये सब थोड़ा सा प्रीलिम्स का, ये सब इंजीनियरिंग का ये सब दिया है, आप देख सकते हैं जिसकी जो ज़रूरत हो उसके लिए, ठीक है। अब हम आते हैं मेन जिसका हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये इंडियन फॉरेस्ट भी इसी के साथ होता है, तो इसलिए ये साथ में दिया गया है। ये देखा जाए जो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा आपका, डेट ऑफ नोटिफिकेशन आएगा 14 जनवरी को आएगा, और इन यानी कि यहाँ पे लास्ट डेट जो रिसिपिएंट एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये बेसिकली आपका 3 फरवरी होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन डेट 1 डे होता है, आपको जैसा ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, ये 24 मई को होगा 2026 को, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें दिया है, ठीक है। इसी तरह से देखा जाए हम लोग यहाँ पे प्लान जैसा बनाए हैं उसी की तरह हम लोग चलेंगे, और अभी आपको प्लान की बात करते हैं। यहाँ पे देखा जाए फिर यहाँ पे सिविल सर्विसेज मेन का एग्ज़ाम जो 2026 में होगा, तो यहाँ पे 21 अगस्त से शुरू स्टार्ट होगा, ठीक है। उस तरह से आप आगे का जो आपकी ज़रूरत है यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम आगे चलते हैं। अब बेसिकली आते हैं हम यहाँ पे 12 मंथ का जो स्टडी प्लान बनाए हैं, स्टडी प्लान ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे है। आप जैसा मैंने बताया, आप अगर नए हैं, फ्रेशर हैं, तब भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, आप फ्रेश एक स्ट्रेटजी चाह रहे थे जो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो यहाँ पे हमने बना दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर अच्छा लगा तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने ये पूरा स्ट्रेटजी 4 फेज में है पूरा। तो यहाँ पे सबसे पहला देखा जाए मंथ फर्स्ट लेकर थर्ड यानी कि 3 मंथ का जो हमारे पास स्टडी होगा, जिस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। पहला एनसीईआरटी और बेसिक स्टैंडर्ड बुक जो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत मेंशन कर दिए हैं, बाकी आप अपने चॉइस से या मतलब कहीं से जो रिकमेंड पुराने स्टूडेंट आपके करीब हों तो वो रिकमेंड करें तो वो भी बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फोकस है एनसीईआरटी, उसके बाद बेसिक स्टैंडर्ड बुक जो होता है, और करंट अफेयर की हैबिट आपको बना के चलना है डे बाय डे, जैसा भी आप मैनेज करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री सबसे पहले, अभी जैसे हमने ऊपर बात किया था, पहले हम जो फाउंडेशन जब बिल्डअप करता, क्योंकि हमारा बुक उसी के अकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, तो हम बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री, तो बेसिकली जब हम लोग मेंस का बनाएंगे तब पेपर के हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि उसी दिन हमें पेपर देना रहेगा, तो हम उस तरह से मैनेज करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल आपका ये रहता है। तो इसमें देखा जाए एनसीईआरटी बुक रहती है, जैसे क्लास 6 से लेकर 12 तक आप पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का आता है, आप पढ़ सकते हैं इसे। और भी आगे चलते हैं जियोग्राफी के लिए, ये फाउंडेशन के लिए है अभी, ठीक है। 3 मंथ का जो स्टडी रहेगा आपका। उसके बाद फिजिकल जियोग्राफी, जिसमें अर्थ, लैंड फॉर्म और क्लाइमेट वगैरह ये सब आप पढ़ेंगे। इंडियन जियोग्राफी, रिसोर्स, एग्रीकल्चर, वर्ल्ड जियोग्राफी, ये सब पढ़ना कहाँ से, बेसिकली एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे। और जीसी लियोंग की जो बुक पतली सी आती है वो पढ़ सकते हैं। और आप एक एटलस जो आपको अच्छा लगे, जैसे ऑक्सफोर्ड का यहाँ पे मेंशन है, तो आप उसे देखने के लिए रखिएगा। उसके बाद पॉलिटी आते हैं। पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक जो फंडामेंटल राइट, ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, ये सब है। उसके बाद देखा जाए एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत भी इसके लिए हमारे पास फाउंडेशन बिल्डअप के लिए बहुत क्या है, मोर देन सफिशिएंट है। आप पॉलिटी के लिए आप आँख मूंद के लक्ष्मीकांत पे भी विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आप फाउंडेशन में थोड़ा एनसीईआरटी का स्टडी करना ज़रूरी होता है एक तरह से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इकोनॉमी हमारे पास आता है। इकोनॉमी में बेसिक टर्म जो है, आप इसमें बेसिक टर्म के लिए पेंगुइन का जो डिक्शनरी आता है आप ले सकते हैं इकोनॉमी का। नेशनल इनकम, बैंकिंग और बजट और इन्फ्लेशन और फिजिकल पॉलिसी, ये सब इसमें बुक है एनसीईआरटी और रमेश सिंह का, या आप अदर कोई भी बुक ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी का, मतलब जिसमें आपको सुटेबल रहे। इन्वायरमेंट स्टडी के लिए इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेटिक चेंज बेसिक ए, और एनसीईआरटी और शंकर आईएएस इन्वायरमेंट का बुक आता है उसको ले सकते हैं, या आप दूसरा भी कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़ सकते हैं।
बेसिक आपको एनसीईआरटी देखना है, उसके बाद एक बेसिक बुक आपको रिफ़र कर लेना है। उसके बाद आते हैं सी सेट में क्वांट थोड़ा सा और रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक अब करंट अफेयर की बात है। करंट अफेयर के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर स्टडी करना, मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं, इसमें पेपर में इंडियन एक्सप्रेस आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं फेज़ 2 में। ये तो हमारे पास 3 मंथ का जो ऊपर का फाउंडेशन था वो। अब फेज़ 2 में एडवांस प्रिपरेशन और मेन ओरिएंटेड स्टडी करना है, और ये कितना मंथ चलेगा, यानी कि 4 to 8 मंथ आप ये चलेंगे। फोकस क्या रहेगा, डीप अंडरस्टैंडिंग, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सब। और इसमें देखा जाए जीएस पेपर फर्स्ट, यानी कि अब देखा जाए यहाँ पे पेपर वाइज हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब इसमें देखा जाए जैसे इंडियन हेरिटेज आ गया, कल्चर और पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, सोसाइटी और वर्ल्ड हिस्ट्री, और डिटेल जियोग्राफी जो आपने पढ़ा था उधर, हिस्ट्री जियोग्राफी हो। जीएस पेपर 2, अब यहाँ पे पॉलिटी इन डेप्थ में पढ़ेंगे, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी इसमें आता है, यहाँ पे स्टडी करेंगे। और जीएस 3 में इकोनॉमी एडवांस टॉपिक और एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इशू इसमें आता है, आप इसमें पढ़ेंगे। और जीएस 4 में इथिक्स, इंटीग्रिटी और केस स्टडी, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको स्टडी करना है इसके बाद, ठीक है। अब ऑप्शनल जैसा भी आपका रहेगा पेपर 1 पेपर 2 में वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एस्से और वीकली यहाँ पे ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। और उसके बाद अब आ जाते हैं, जब आप यहाँ पे 1 से लेकर 3 मंथ पढ़ाई कर लिए और 4 से लेकर 8 मंथ आप कर लिए 8 मंथ की पढ़ाई, तो आप प्रीलिम्स के फोकस पे आए, रेगुलर एमसीक्यू लगाना है, करंट अफेयर रिवीजन करना है आपको, ठीक है। अब यानी कि अब फेज 3 में आते हैं। अब प्रीलिम्स फोकस आपका रहेगा, इसके बाद 9 से लेके 10 मंथ आपका प्रीलिम्स फोकस रहेगा। और फोकस में क्या रहेगा, 100% आपको एमसीक्यू और रिवीजन करना है, और डेली 1 to 2 आवर एमसीक्यू प्रैक्टिस जीएस प्लस सीसेट का, और 3 रिवीजन आप स्टैटिक सब्जेक्ट का, जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सब का करना है प्रीलिम्स के लिए आपका। अब उसके बाद 1 ईयर करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है, फुल लेंथ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी देना है, ये आपका स्ट्रेटजी हो गया। अब उसके बाद आते हैं फेज 4। जब आप प्रीलिम्स दे लिए उसके बाद आपको आना है मेन, यानी कि एक्सक्लूसिव मंथ जो होगा आपका मेन के लिए, वो 11 से लेकर 12 मंथ के लिए। अब फोकस क्या करना है, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल जो आपको बुक ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसको पॉलिश करना अच्छे से, और जीएस आंसर 2 जीएस आंसर और 1 एस्से पर डे आपको यहाँ पे फोकस करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट मॉडल आंसर लिखने के फोकस करना है। इथिक केस स्टडी डेली एक आपको केस स्टडी देखना है। मेन टेस्ट सीरीज़ यानी कि कंपलसरी है, आप इसे कंपलसरी इसलिए है कि आप पेपर में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या एरर करते हैं, ये सब आपको टीचर वहाँ पे रिकमेंड कर देगा। इसलिए जो गलतियाँ खामियाजा होगा आप पहले ही सुधार लीजिए कि आपको यूपीएससी बाहर न कर दे। इसलिए आपको मेन टेस्ट सीरीज कंपलसरी कर सकते हैं, प्रीलिम्स का नहीं कर रहे हैं तब भी आपका चल जाता है पीवाईक्यू से। फिर आपका आता है सबसे ज़रूरी सवाल हमारे पास कि हम कितने आवर का पर डे स्टडी करें। वैसे तो आप जितने भी आवर करेंगे बेटर ही रहेगा, आप अवेलेबिलिटी पे होता है आप कितने देर तक शांत मन से स्टडी कर सकते हैं, फोकस होके, वो बात होती है। तो यहाँ पे डेली स्टडी जो एलोकेशन है तो ये क्या है, 8 आवर हम यहाँ पे बना के दे रहे हैं। इसमें देखा जाए 4 आवर को क्या करना है, जीएस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, 2 आवर आपको पर डे एक तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, 1 आवर को करंट अफेयर को आपको करना है, और 1 आवर आंसर राइटिंग और एमसीक्यू पे ध्यान देना है, जैसा ऊपर आपको यहाँ पे 12 मंथ का बनाया गया। तो देखा जाए हमने आपको यहाँ पे कंप्लीट एक स्ट्रेटजी बताया, लेकिन यहाँ पे 5th पॉइंट हम नहीं बताया। 5th पॉइंट यानी कि 5th जो हमने पॉइंट यहाँ पे बताया था कि कॉमन, सबसे ज़रूरी है कॉमन मिस्टेक जो होता है, मिस्टेक्स टू अवॉइड, सबसे ज़रूरी यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस होने का यही है। सबसे पहला
इसमें 3 पॉइंट हम बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं। सबसे पहला क्या, रैंडम स्टडी विदाउट सिलेबस। अगर आप रैंडम स्टडी कर रहे हैं, सिलेबस को नहीं ध्यान रहेंगे तो आपका इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। यानी कि सबसे पहला जो अवॉइड करना है वो आपको रैंडम स्टडी नहीं करना है, ठीक है। आपको हमेशा स्टडी करना है किसके साथ, एक सिलेबस के साथ। आपको सिलेबस रहे, जैसे हमने ऊपर बताया, आपको उस तरह से आपको सिलेबस हर का रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मल्टीपल सोर्स का ओवरलोड नहीं होना चाहिए। मल्टीपल सोर्स आपको नहीं लेना। एक आप जैसे एनसीईआरटी हो गया, एक आप बेसिक बुक जो भी आपको अच्छी लगे वो आप वहाँ पे कर सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे बुक नहीं लेंगे तो उसमें क्या होता है, आपके मल्टीपल सोर्स का ओवरलोड हो जाता है। जिस भी कोचिंग का अच्छा लगे उसको लेके आ जाते हैं, जो भी बुक सुंदर लगे उसको लेके आ जाते हैं। ये आपका अच्छी बात नहीं है, तो इससे आपको ओवरलोड होगा, आप सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तीसरा सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी जो हमने यहाँ पे बनाया, अगर आप 8 आवर का पढ़ने का प्लान बना रहे हैं तो आप 8 आवर डेली आप रूटीन में करेंगे। यानी कि तीसरा आपको डेली रूटीन होना चाहिए और ये स्किप नहीं करना है, कभी भी स्किप नहीं करना है। आप अगर कहीं भी रहें, आप 8 आवर का स्टडी आप करिए। अगर आप 6 आवर का बना रहे हैं 6 आवर करिए, 10 आवर का बना रहे हैं 10 आवर करिए, एक डेली। ऐसा नहीं कि आज आपने 15 आवर पढ़ लिया, कल हम कहेंगे पूरा छुट्टी मार लें, तो ये बात नहीं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेटजी प्लान यही था। आगे हम कंटिन्यूअस वीडियो डालते रहेंगे इस पर, और यहाँ पे इस चैनल में हम पूरा फोकस करेंगे कि आपको जितना 12 मंथ का प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग चलें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो आप अगर किसी फोकस टॉपिक पे चाह रहे हैं और उसको समझना है तो उसको बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।